कहानी की शुरुआत में हम सिमियोन नाम की एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो सभी एकदम मजे में थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी जिंदगी तबाह करने वाला है। अचानक सिमियोन के पिता फ्रेडरिक वहां आ गए और जल्दी से उसे अपने साथ चलने को कहा। फ्रेडरिक एपोलन नाम की एक कंपनी में साइंटिस्ट था। उसके मुताबिक एक ऐसी जहरीली बारिश होने वाली है जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। जो भी इस बारिश में भीगा वो चंद मिनटों में ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। काले घने बादल तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे थे। उनसे बचने के लिए फ्रेडरिक ने अपने परिवार को गाड़ी में बैठाया और एक सुरक्षित जगह की ओर रवाना हो गया। गाड़ी में उनका बेटा रास्मस सीट बेल्ट पहनने से इनकार करने लगा, जिससे फ्रेडरिक का ध्यान भटका और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फ्रेडरिक जानता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर भागा। एक आदमी ने उन्हें भागते हुए देखा और वो भी उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो एक बंकर में पहुंचे जो एपोलन कंपनी ने ऐसी ही इमरजेंसीज के लिए बनाया था। उनके अंदर जाने के कुछ ही पलों बाद बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरी और फिर जोरदार बारिश होने लगी। एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए सैनिटाइज होकर पूरा परिवार लिविंग एरिया में पहुंचा। फ्रेडरिक ने बताया कि उसे बाहर जाना होगा क्योंकि शायद वो ही बारिश में मौजूद इस खतरनाक वायरस का तोड़ ढूंढ सकता है। जाने से पहले उसने सिमियोन से कहा कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। सिमियोन कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब समझने समझाने का वक्त भी नहीं था। फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमियोन ने अपने फोन पर देखा कि कैसे सब लोग जानलेवा बारिश की चपेट में आकर मारे जा रहे थे। चारों तरफ इस तेजी से फैलने वाले वायरस का खौफ था। अचानक उन्हें बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई थी। उनकी माँ जानती थी कि फ्रेडरिक तो खुद से अंदर आ सकता है, इसलिए उसने बच्चों से कहा कि आवाज पर ध्यान न दें, लेकिन उन दोनों से रहा नहीं गया और इससे पहले कि उनकी माँ उन्हें रोक पाती, उन्होंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर वो आदमी बारिश में खड़ा था जिसने उन्हें जंगल की ओर जाते हुए देखा था। वो वायरस की वजह से बुरी तरह छटपटा रहा था और उसने रास्मस को भी बाहर खींचने की कोशिश की। उनकी माँ उसे बचाने के लिए कूद पड़ी और बच्चों को जल्दी से दरवाजा बंद करने को कहा। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। उनकी माँ बाहर तड़प तड़प कर मर गई और दोनों भाई बहन अंदर रोते रहे। सिमियोन ने अपने भाई का ध्यान रखते हुए उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, हालांकि वो खुद ही अंदर से टूटी हुई थी। रात को वो दोनों सो गए, लेकिन एक आवाज से सिमियोन की नींद खुली। उसने बताया कि उसने कुछ देर पहले फ्रेडरिक को देखा, लेकिन सिमियोन समझ गई कि ये सिर्फ एक सपना ही होगा। इसके बाद वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि पूरे शहर में ऐसे कई और बंकर्स हैं। सिमियोन ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी का सिग्नल नहीं मिला। वो दोनों बिल्कुल अकेले हो गए। सिमियोन ने रास्मस को विश्वास दिलाया कि उनके पिता जल्द ही दुनिया को बचाकर वापस आ जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखते रखते कब दिन से महीने और महीनों से साल बीत गए पता ही नहीं चला। 6 साल उसी बंकर में बिताने के बाद रास्मस 17 साल का नौजवान हो चुका था। अब वो दिन ब दिन बेसब्र होता जा रहा था। सिमियोन उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसके पिता के इतने साल गुम रहने के बाद उसे भी लगा था कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। एक रात सिमियोन ने फैसला लिया कि बस बहुत हुआ इंतजार। उसने रास्मस को सोता देख एक हैजमेट सूट पहना और 6 साल बाद पहली बार बंकर का दरवाजा खोल दिया। अचानक उसकी माँ की मौत की खौफनाक यादें बार बार उसे डराने लगी। सिमियोन ने अपनी माँ के अवशेष ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो शहर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में उसे क्वारंटाइन जोन तक पहुंचने के काफी निशान मिले। सिमियोन उसके मुताबिक चलती रही, लेकिन उसे सड़ी हुई लाशों के सिवा कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि बाहर की दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब बंकर में रहकर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगली सुबह जब रास्मस उठा तो सिमियोन ने उसे बताया कि वो बाहर गई थी और वहाँ अब कोई नहीं है। आखिर में उन दोनों ने अगली सुबह उस बंकर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला लिया। रात को वो आखिरी बार बंकर में गले लगकर सोए। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बंकर की ऑक्सीजन पाइप ब्लॉक हो चुकी है। सिमियोन बेहोश हो गई, लेकिन रास्मस सही वक्त पर उठकर उसे बाहर खींच लाया।
पता चला कि ऑक्सीजन की ब्लॉकेज कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्होंने कल सिमियोन को बाहर देख लिया था। उन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन पाइप को ब्लॉक किया था। उन्होंने उन दोनों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रुप के लीडर मार्टिन ने बताया कि वो बस यहाँ खाने की तलाश में आए हैं, लेकिन रैस्मस और सिमियोन लगभग सारा खाना पहले ही खा चुके थे। क्योंकि उनके ग्रुप के लिए कुछ नहीं बचा था तो वो बंकर से जाने लगे। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि रैस्मस और सिमियोन अपनी मौत तक वहीं कैद रहेंगे। अपनी जान बचाने की कोशिश में सिमियोन ने ग्रुप के लीडर मार्टिन को बताया कि वो ऐसे और भी कई बंकर्स का पता जानती है जहां उन्हें खाना मिल सकता है। ये सुनकर मार्टिन ने उन दोनों को ग्रुप में शामिल कर लिया। रैस्मस और सिमियोन को पता चला कि दुनिया की 90% आबादी मारी जा चुकी थी और बचे खुचे लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। वो खाने के लिए मरने मारने को तैयार थे, क्योंकि अब खाना ही सबसे कीमती चीज है। इसके बाद बताया गया कि कैसे मार्टिन पहली बारिश से बच निकला। वो एक सैनिक था जो अपनी पलटन के साथ एक ब्रिज पर तैनात था। उसे एक औरत दिखाई दी जो अपने नवजात बच्चे के साथ उनकी ओर चली आ रही थी। वो चाहकर भी उसे गोली नहीं मार सका, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि उसके सभी साथी सैनिक इन्फेक्टेड हो गए और आखिर में सिर्फ वही जिंदा बचा। फिर उसने पैट्रिक नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया और वो दोनों खाने और घर की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन उन्हें 3 लोगों का एक ग्रुप मिला जिसकी लीडर थी बीट्रिस। वो खाने की तलाश में उनकी गैंग से जुड़ गए। वर्तमान समय में पूरी गैंग दूसरे बंकर के रास्ते पर निकल चुकी थी। रास्ते में रैस्मस और बीट्रिस की बातें होने लगी और उन्होंने एक दूसरे को करीब से जाना। इस मुश्किल वक्त में भी रैस्मस इतने साल बाद आसमान और पेड़ों को देखकर बहुत खुश था। अचानक उन्हें सड़क पर एक गाड़ी दिखी और सब छुप गए। 2 आदमी बंदूक लिए बाहर आए जो असल में किडनैपर्स थे। इससे पहले कि वो उनके ग्रुप को पकड़ पाते, एक भागती हुई लड़की ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका देखकर सारा ग्रुप वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद उन्हें वो लड़की कीचड़ में गिरी मिली। हालांकि वो उन किडनैपर्स से तो बच निकली, लेकिन कीचड़ के पानी में वो वायरस था जिसके कांटेक्ट में आते ही उसकी मौत तय थी। वो तड़प तड़प कर ना मरे इसलिए मार्टिन ने उसे गोली मार दी। ये खौफनाक मंजर देखकर रैस्मस और सिमियोन सुन्न पड़ गए, लेकिन उन्होंने जिंदगी के इस नए तरीके को अपनाने की कोशिश की और आगे बढ़ गए। रात गुजारने के लिए वो सब एक बिल्डिंग में रुके। रैस्मस को एक लाश के जूते उतार कर पहनने को दिए गए। सिमियोन के सो जाने के बाद रैस्मस बिल्डिंग में घूमने निकल पड़ा। उसने एक कमरे में बीट्रिस को मार्टिन के साथ देखा। उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन हुई, क्योंकि वो बीट्रिस को चाहने लगा था। अगले दिन वो दूसरे बंकर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में रैस्मस ने अचानक पानी में पैर रख दिया। मार्टिन उसे गोली मारने ही वाला था कि सिमियोन ने उसे रोक दिया। खुशकिस्मती से जो जूते उसने पहने थे वो पूरी तरह वाटरप्रूफ थे और इसी वजह से उसकी जान बच गई। आखिरकार वो बंकर तक पहुंच गए, जिसका दरवाजा सिमियोन ने अपने फिंगरप्रिंट से खोला। अंदर उन्हें एक पूरा कमरा खाने से भरा हुआ मिला। उन सब ने इतना खाना सालों में नहीं देखा था। तभी सिमियोन की नजर कमरे में रखे एक फोन पर पड़ी। वो उसके पिता का फोन था। इसका मतलब वो भी सालों पहले यहाँ आया था। सिमियोन को फोन में फ्रेडरिक के बॉस की एक वीडियो मिली जिसमें उसने फ्रेडरिक को एपोलन के हेडक्वार्टर्स में स्वीडन बुलाया था। उसने कहा कि अब सिर्फ फ्रेडरिक ही वायरस का इलाज ढूंढ सकता है। सिमियोन ने वीडियो मार्टिन को दिखाई और उसे उनके साथ स्वीडन चलने को कहा। हालांकि उन सबको तो बंकर में खाना और रहने की जगह मिल गई थी, इसलिए मार्टिन ने जाने से साफ मना कर दिया। रैस्मस और सिमियोन अकेले ही वहां से निकल पड़े। कुछ देर बाद जब बीट्रिस नींद से जागी तो उसे पता चला कि वो दोनों चले गए। वो भी लिया और जीन के साथ मार्टिन को अलविदा कहकर उन्हें ढूंढने निकल गए। अब बंकर में मार्टिन और उसका दोस्त पैट्रिक ही बचे थे। ग्रुप के सारे लोग कोपेनहेगन शहर के बॉर्डर पर मिले और एक साथ आगे बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटा चलने के बाद सब एक जगह बैठकर खाना खाने लगे। जीन और ले एक चश्मे की दुकान पर उसके लिए नया चश्मा लेने गए। उनकी गैर मौजूदगी में ग्रुप के बाकी लोगों पर चोरों ने हमला कर दिया जो उनका खाना चुराने आए थे। सब जान बचाकर भाग निकले, लेकिन इस भागा दौड़ी में सिमियोन रैस्मस और बीट्रिस से अलग हो गई।
वो शहर के एक अनजान हिस्से में जा पहुंची जहां उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। जब भूख के मारे बच्चे ने यूं ही दवाइयां लेनी शुरू की तो सिमियोन ने उसे कुछ खाना दिया। अभी उस बच्चे का बाप वहां आ गया, जिसे लगा कि सिमियोन एक किडनैपर है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो बुरे इंसान नहीं है और बाद के लिए थोड़ा और खाना भी दिया। जब बारिश रुकने पर वो बाप बेटा बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया। सिमियोन उनकी मदद करना चाहती तो थी, लेकिन जानती थी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो वहां से भाग निकली। दूसरी ओर रैस्मस और बीट्रिस एक मोहल्ले में पहुंचे जहां बीट्रिस पैदा हुई थी। वो पहली बारिश के बाद यहाँ कभी नहीं आई थी और अपने माँ बाप की सड़ी हुई लाशें देखकर उसकी रूह कांप गई। रैस्मस ने इस दुख की घड़ी में उसका साथ दिया और बात को बदलकर उसका मन बहलाया। जब बारिश थम गई तो वो सब उसी जगह पहुंचे जहां सारा ग्रुप बिछड़ गया था। सिमियोन भी वहां मौजूद थी और एक बार फिर से सब इकट्ठे हो गए, लेकिन अचानक से एक अनजान आदमी ने उन पर हमला कर दिया जो सिमियोन का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। उसने रैस्मस को बंदी बनाकर उनका सारा खाना उसके हवाले करने को कहा। तभी सही वक्त पर मार्टिन और पैट्रिक अपनी बंदूकों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन वो आदमी रैस्मस के पेट में छुरा घोंपकर वहां से फरार हो गया। सिमियोन को याद आया कि पास ही में एक और बंकर है और वो सबकी मदद से रैस्मस को वहां ले आए। उन्होंने रैस्मस की मरहम पट्टी करने की भरपूर कोशिश की। तभी फ्लैशबैक में मार्टिन, बीट्रिस और उनका पूरा ग्रुप खाने की तलाश में दिखाया गया। बीट्रिस ने मार्टिन को एक छोटा सा घर दिखाकर कहा कि ये उसका बचपन का घर था। ये साफ था कि उसने मार्टिन और रैस्मस को अपने घर के बारे में झूठ कहा था और वो बाकी सबसे जरूर कुछ छिपा रही थी। अंत में मार्टिन ने सिमियोन को एक डिवाइस दिखाया जो उन्हें पिछले बंकर में मिला था। उस डिवाइस में शहर का नक्शा था जिसमें एक लंबी दीवार बनी हुई थी जो वायरस के फैलने से पहले वहां नहीं हुआ करती थी। मार्टिन को यकीन था कि इस दीवार के दूसरी तरफ उन्हें इन्फेक्टेड लोग नहीं मिलेंगे। इसका मतलब उनके पास अभी भी बचने का एक मौका है।